केमिकल के दरामद कुननगान के मसाइल पर अहम इजलास हुआ। FPCCI में डायरेक्टर जनरल एक्सप्लोसिव अब्दुल अली खान ने केमिकल के दरामद कुननगान के मसाइल के हल का प्लान दे दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि DG एक्सप्लोसिव ने केमिकल के दरामद कुननगान के लाइसेंस रीन्यू न होने का नोटिस ले लिया। 2 हफ्ते में शिकायत के अजाले की हिदायत भी जारी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। FPC से अहम इजलास हुआ है। DG एक्सक्लूसिव जो हैं वो यहाँ पर आए थे। सबसे अहम बात जो इंडस्ट्री का केमिकल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, पोर्ट पे फंसा हुआ है। इससे पहले भी हमने खबर दी थी। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत आज अहम फैसले हुए हैं और DG एक्सक्लूसिव ने जो है साफ हिदायत दी है जो लाइसेंस की रिन्यूअल के ऊपर भी, और जो क्या फैसला हुआ है। देखें, आज DG साहब एडिशन में आए और हमारी मीटिंग थी। बहुत सारे जो वो स्टेक होल्डर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ जो EG प्रोडक्ट्स के वो थे वो इधर। तो उसमें ये सबसे पहले तो इन्होंने ये फ़ैसला किया और ये उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर जारी किया कि जो लाइसेंस भी रुके हुए हैं DPL के, उनको फौरी तौर पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर इशू किया जाए और उनमें कोई भी रुकावट ना डाली जाए। और कितने लोग तो जो इधर बैठे हुए थे उनको सेम डे में उन्होंने कहा कि ये लाइसेंस अभी के अभी इशू किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा उनकी तरफ से एक मुस्बत उनकी तरफ से मूव है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक क्लोज एक कमेटी बनाई जाए, एक जो उस बात का फैसला करेगी कि कौन से आइटम्स जो हैं वो इस DPL के लॉ में आ रहे हैं और कौन से आइटम नहीं आते। क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि कस्टम हाउस जो है बहुत सारे ऐसे आइटम्स को भी रोक रहा है कि जो उनको DPL की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको रोक रहा है। तो उन्होंने कहा उसको भी हम क्लेरिफाई करेंगे। और मैं समझता हूँ आज की मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही है और जो तमाम जो कमर्शियल इंपोर्टर्स और इंडस्ट्रियल जो वो उसके DG कार्गो के जो थे वो लोग इधर मौजूद थे और वो लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। जी, जैसा कि आपने सुना, सबसे बड़ा मसला जो था कि जो दरामदी केमिकल है वो क्लियर नहीं हो रहा था, उसके लिए भी तमाम एक कमेटी बना दी गई है। FPCCI जो केमिकल जो हाइड्रोकार्बन जिसमें नहीं होंगे उसको क्लियर करने की जो फहरिस्त देगा उसको क्लियर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो दरामद कुननगान थे जिनके पास लाइसेंस जो रिन्यू नहीं हो रहे थे उसको भी 2 हफ्ते में क्लियर करने का वादे हिदायत कर दी गई है। जी, मईशत की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ दूसरे सेशन में तेज़ी का रुझान 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 95,000 की सतह भी अबूर कर गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। दूसरे सेशन का जैसे ही आगाज़ हुआ है मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि 1000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स पे नज़र आ रहे हैं और उसके बाद मार्केट ने एक नया संग मील अबूर करने में कामयाब हुई। 95,200 से ज़ायद भी जो है 100 इंडेक्स इस वक्त अबूर कर चुका है। मार्केट एनालिस्ट समझ लें, मार्केट के साबिक डायरेक्टर हैं अमीन यूसुफ साहब खुश नज़र आ रहे हैं जनाब। 95,000 का बेंच मार्क भी क्रॉस हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली मार्केट में बाइंग अवेलेबल है और लोगों को पता है कि और कोई रेवेन्यूज़ नहीं। वही वाली बात है कि रेट्स कम हो रहे हैं, फिक्स से जो पैसा निकल के आ रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, रिटर्न्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो बैंक में तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे नहीं। और कंपनीज के अगर अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15-16%, कुछ कंपनी में तो 20% यील्ड है, आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। तो वो दुनिया में मेरे ख्याल में अगर आप अमेरिकन मार्केट में भी देखें, कैनेडियन मार्केट में भी देखें, यूरोप में भी 5-6% से ज़्यादा है नहीं। और रेट्स भी देखो, अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट भी आपका कम है लेकिन दुनिया से तो ज़्यादा है ना। तो यही वजह है कि आप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ रही हैं और मार्केट रोज़ाना न्यू रिकॉर्ड बना रही है और लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट और भी ऊपर जाएगी क्योंकि आपके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है। प्लस है कि अभी तो फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आए। जब फॉरेन इन्फ्लोज आएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं अगर फॉरेनर आया मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो इतने इन्फ्लोज हमारे पास नहीं है। अमीन भाई, कल बड़ा अच्छा एक और बात थी कि खुशाइन के कल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। कल बहुत अरसे बाद हमने देखा कि 1 बिलियन का जो है वो बेंचमार्क क्रॉस हुआ। तो आज के वॉल्यूम्स कैसे दिख रहे हैं और मार्केट क्या आज बुलिश ही इख्तिताम करेगी और 95,000 पे या सिर्फ मार्क करके वापस आती है?
देखिए ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि कितने पे बंद होगी, लेकिन वॉल्यूम्स लग रहा है आज भी अच्छे होंगे क्योंकि 2 सेशंस होते हैं फ्राइडे को, फर्स्ट और सेकंड सेशन, तो लग रहा है कि कल वाला भी वॉल्यूम हो सकता है मार्केट उसको बीट कर दे। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है, ये वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, लोगों की पार्टिसिपेशन है। लोग कहते हैं कि मार्केट क्यों बढ़ गई है, उसकी रीज़न है क्योंकि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, लोग इन्वेस्टर्स यहाँ के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये तो इसी वजह से मार्केट बढ़ रही है ना। देखें ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, चीज़ों ने ऊपर जाना है, तो ये वाली बात है। ठीक जनाब, मार्केट ने एक बार फिर आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ जो है वो नया संग मील अबूर किया, 95,000 की सतह को भी जो है वो आज तक छू गई है। मार्केट में अभी भी जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो कारोबार होना बाकी है और मार्केट जो है उसके बाद देखते हैं कि कहाँ अपना आपको अख्तिताम करती है। प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त तक जो हम देख रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ हमको अब इस वक्त नज़र आ रहा है। जी और नाज़रीन, आलमी सतह पर खुर्दनी तेल महंगा होने के असरात मकामी मार्केटों पर मुरतब होने लगे। तेल घी की बढ़ती कीमतों ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर करके रख दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल शहर कायद में हम देख रहे हैं कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो घी तेल की फ़रोख्त है उसमें किसी हद तक कमी वाक़ हुई है। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो बी ब्रांड का तेल घी बनाने वाली कंपनियाँ या फिर ए ब्रांड का जो तेल घी बनाने वाली कंपनियाँ, उन्होंने इजाफा किया। 15-20 दिन में जो है वो तेल और घी की कीमतें जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, ये बताएं कि तेल घी की कीमतों में फ़ी लीटर तेल कितना महंगा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, पहले क्या था, और इसी तरीके से घी की कीमतें क्या हुई हैं और क्या वजूहत हैं? वजूहत तो मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन तकरीबन 50 से 70 रुपए ए और बी दोनों घी तेल पे तकरीबन बढ़ा है और ये तकरीबन 10 से 15 दिन में अचानक हुआ है। और पहले जैसे बी ब्रांड का घी तेल बेचते थे तो 450 रुपये तक का तकरीबन बेचते, 450 रुपये तक का, अभी 520 रुपये 530 रुपये हो गया है तकरीबन। घी तेल महंगे होने से क्या असर पड़ा है कारोबार पर और इसकी सेल कितनी हद तक कम हो गई? तो सेल पे तो असर पड़ता है, इसलिए कि जो लोग मिसाल के तौर पर 2 किलो लेते थे वो 1 किलो लेते हैं, तो हर आदमी अपने उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबको फ़र्क पड़ता है। आज ये बिल्कुल ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि घी तेल महंगे होने से इनके कारोबार पर असर पड़ा है। उनका ये कहना है कि अगर कोई सारिफ 2 लीटर तेल लेता था तो वो अब महंगा होने की वजह से 1 लीटर तेल ख़रीदने पर मजबूर है। इसी तरीके से घी की सूरत हाल है। और आलमी मार्केटों में जो ज़राए का बताना है कि जो पाम ऑयल है वो महंगा हुआ है, जिसके साथ हम मुकामी मार्केट में देखें, जिसकी वजह से कंपनियों ने तेल घी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जी, शहरियों के मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत शहरियों के गैस बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेयरिंग, प्रेशर में कमी, बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में गैस बिजली के संगीन मसाइल, हर शहरी परेशान। गैस बिजली की किल्लत के बावजूद कराची के बासी होशरुबा बिलों से अजियत में मुब्तला। गैस की 8.5 घंटों से ज़ायद और बिजली की 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरम बरम कर दिया। भाई गैस तो सारा दिन ऐसे ही है। सुबह तो हम लोग नाश्ता वाश्ता भारी करते हैं, सुबह 7 बजे जाती है, समझ लो कुछ पता नहीं है कब आती है। लोड शेडिंग का ऐसा है कि सारा दिन के अंदर में आते 4-5-6 घंटे बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होती। क्या करें, होटलों से मजबूरियाँ लेना पड़ता है, क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या कर सकते हैं। बाकायदगी के इताद करते हैं, फिर भी 10-10 11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है टैक्स लगा के। जाते तो वो सुनते नहीं है किसी की। कोरंगी, जेट लाइन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया, बिलाल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सरदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट का जबरी लापता शहरी उमर फारूक के अहल खाना को मुआवजा देने का चेक नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म। अदालत ने मुकदमात में मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत कर दी। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत ने एक मरतबा फिर लापता अफराद से मुतल्लिक ज़ेर समाअत मज़ीद दरख्वास्तों को ट्रायल कोर्ट भेजने की हिदायत कर दी है। अदालत का पुलिस को मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुकदमात में मुल्ज़िमान मफरूर हैं और उनकी बाज़ाबी से मुतल्लिक
متعلق جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں تفتیشی افسران اس متعلق رپورٹ جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں۔ اسی طرح تفتیشی افسر کا یہ موقف ہے کہ گلشن اقبال کے علاقے سے لاپتہ شہری اظہر جو ہیں ان کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح تفتیشی افسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ خانزادہ سوراب گوٹ کے علاقے سے لاپتہ ہیں، اور اسی طرح عثمان جو ہیں وہ قائد آباد علاقے سے لاپتہ ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے جو لاپتہ شہری ہیں ان کے والد نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے اور ان کی بہو اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے شوہر کے منتظر ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر لاپتہ شہری ان کے پاس ہوتا تو اسی وقت ہی ان کے حوالے کرتے، لیکن ایسا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا عدالت نے لاپتہ شہری نعمان عرف چائنا کی بازیابی سے متعلق درخواست پر SSP ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لیے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جبری طور پر لاپتہ شہری عمر فاروق کے اہل خانہ کو معاوضے دینے کا چیک جو ہے وہ ناظر سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ جی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں قتل کے مقدمے کی سماعت محسن فیاض عرف فجی کو پولیس حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے مدعی کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی بالکل، دیکھیں تھانہ محمود آباد کے حدود میں قتل کا مقدمہ ہے جس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پر ملزم فیاض اور فجی کو پولیس حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا، جبکہ جو ملزم جسٹن ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوا۔ ملزم نے عدالت سے جو ہے وہ ضمانت حاصل کر رکھی ہے، جبکہ جو شریک ملزم ہے وہ عدالت سے غیر حاضر رہا ہے۔ گزشتہ سماعت میں جو ہے وہ وکیل مدعی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ تفتیشی افسر کو حکم دیا جائے کہ وہ DNA کی میچنگ کے لیے جو خون کے نمونے ہیں وہ جلد از جلد جمع کروائے، جس درخواست پر جو ہے وہ آج فریقین کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں، جس کے بعد عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور آئندہ سماعت پر جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے یہ جو سماعت ہے 21 نومبر تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ جو شریک ملزمان ہیں عدالت نے آئندہ سماعت پر بھی ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے، جبکہ جو ملزم غیر حاضر رہا عدالت نے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں، جبکہ جو اس کا جو ضمانتی ہے اسے بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ان ملزمان کے خلاف جو ہے تھانہ محمود آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، مقدمے قتل کی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ جی، موسمیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آدھا نومبر گزر گیا لیکن سردی نہ آئی۔ موسمیاتی تبدیلی کے سبب سردی کا موسم کراچی سے روٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال سردی کم پڑنے کا امکان ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ سے، جو کہ اس وقت سردار سرفراز کے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے گا اقصیٰ۔ جی بالکل، شہر قائد میں آدھا نومبر گزر گیا ہے لیکن سردی کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے شہر قائد سے سردیاں بھی روٹ چکی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہیں یا پھر کیا ریزن ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں محکمہ موسمیات چیف سردار سرفراز کے ساتھ۔ سر مجھے یہ بتائے گا کہ سردیوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، نومبر کا منتھ بھی آدھا گزر گیا ہے، تو کیا ریزن ہے؟ کوئی ویدر پیٹرن چینج ہوا ہے یا پھر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے کراچی میں جو سردی آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں ہی آتی ہے، وہ بھی مڈ دسمبر کے بعد جو اچھی قابل ذکر سردی ہوتی ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ نومبر کے وسط سے پھر رات کچھ نہ کچھ خنکونا شروع ہو جاتی ہے، راتیں اور پھر یا ارلی صبح۔ تو ابھی تک ایک طرح سے نا وہ چل رہا تھا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن میں سمندری ہوائیں چلتی تھیں تو اس کے بعد موئسچر خاصا ہوتا تھا، یعنی 85 90 95% صبح کے وقت اوقات میں اس طرح کا موئسچر۔ اب جو ہے نا ڈرائی ونڈ کا ٹرینڈ آئے گا اگلے 2-3 دن بعد۔ اتفاق سے اس وقت ملک کے بالائی حصوں میں کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے، خاص کر کے پی میں اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف۔ تو اوورال دیکھیں تو پورے ملک میں ابھی تک اس طرح کی سردی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو 15 دنوں کے جو ٹیمپریچرز ہیں وہ کوئی یعنی رات کے ٹیمپریچرز وہ تقریباً 3 سے 4 ڈگری ایوریجز سے اوپر جا رہے ہیں پورے پاکستان میں ہی، اور اسی طرح سے دن کے ٹیمپریچرز یا آپ مین کہیں تو وہ بھی کوئی 2 ڈگری 2.5 ڈگری کہیں اس طرح سے ایوریج سے اوپر ہے۔ تو دسمبر میں ہی نارملی ہوتی ہے کراچی میں سردی، تو 15 دسمبر کے بعد ہوتی ہے جا کے، جو دسمبر کا آخری ہفتہ یا دسمبر کے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں، اور پھر جنوری کا مہینہ، یعنی وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 40-45 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سردی ہوتی ہے، خاص کر رات کی سردی اور صبح کی سردی ہوتی ہے۔
तो आप यही दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, खून रातें कुछ ना कुछ अभी मतलब टेम्परेचर ग्रेजुअली नीचे आ जाएगा, तो जो इसके इस महीने के आखिरी हफ्ता या आखिरी 10 दिन होंगे उसमें कुछ ना कुछ रात की खून की बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो वहाँ पर जो है सर्दी का दौरानिया कम हो गया है, लेकिन सर्दी आएगी, थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन सर्दी ज़रूर आएगी। जी, कोरंगी टाउन की यूसी 7 वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी कामयाब रहे। शहरियों ने इलेक्शन को शफाफ करार दे दिया। कहा कि हमने जिसको वोट दिया वो जमात कामयाब हुई, अब वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट देखिए। के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मारने में कामयाब। कोरंगी की यूसी 7 वार्ड नंबर 1 में 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी ने 1045 वोट हासिल करके फतह समेटी। जमात इस्लामी के कामरान सुलंगी 666 वोट हासिल कर सके। इलाका मकीनों ने इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई थी। हमने वोट दिया और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। तकरीबन 90% जो है वो शफाफ इलेक्शन हुए और हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो जीत गई है यहाँ से। और इंशाल्लाह उम्मीद है पीपल्स पार्टी के जो इस टाइम टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब से कि वो हमारे इस वार्ड में इलाके में काम करवाएंगे। शहरियों का कहना है कि फतह के बाद पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नोमान गोल, सिटी 21। जमात इस्लामी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मुनम ज़फ़र बोले, हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, यही सिलसिला रहा तो अवाम का इंतखाबात से भरोसा उठ जाएगा। जमात इस्लामी नौजवानों का हाथ थामेगी, ज़रूरत पड़ी तो अदालतों में भी जाएंगे। आज शाम 4 बजे शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। कराची में 10 नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची के लोगों को कि उन्होंने एक मरतबा फिर जमात इस्लामी पर अपने एतमाद का इजहार किया। जिस तरह 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिए थे, जिस तरह 2024 के आम इंतखाबात में कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिए थे, इसी तरह कल भी कराची के लोग इस चीज़ के बावजूद कि छुट्टी का वर्किंग डे था, कराची के लोग निकले और अपनी राय का इजहार किया। जमात इस्लामी ने अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया है, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाया। अभी भी हमारे 15 यूसीज के केसेस ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। अब बताया जाए इस पूरी सूरत हाल में लोगों का इस पूरे अमल से एतमाद उठता जा रहा है। कराची टैक्स देता है तो पूरा सूबा आगे बढ़ रहा होता है, पूरा सूबा चलता है, पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। जमात इस्लामी हर मोड़ पर, चाहे वो इंतखाबी मामलात हों या उसके अलावा, जमात इस्लामी हमेशा आगाह करती रही है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जिसने सालमियत पाकिस्तान की जंग लड़ी है। हम अपने नौजवानों को मायूस नहीं होने देंगे, नौजवानों का भी हाथ थामेंगे, हर मरले पे इन जालिमों का ताक़ुब करेंगे, इन वोटों पे कब्जा करने वाक़ुब करेंगे। लियाकताबाद टाउन में तैनाती के लिए बोगस लेटर का सहारा लेने वाला अफसर बेनकाब। फंक्शनल लीग लेबर का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी कहते हैं कि बल्दिया बस्ती के 500 टाउन में बोगस और जाली डिग्री होल्डर अफसरान का राज है, इनकी फौरी छानबीन की जाए। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, बल्दियाती इदारों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे फेक मुलाजमीन के साथ साथ फेक अफसरान की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके खिलाफ फंक्शनल लीग लेबर विंग ने चंद माह कबल जदोजहद का आगाज किया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से लियाकताबाद टाउन में ही ऐसा केस सामने आया है जब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक अफसर को जो है यहाँ के फेक करार दिया है और ये कहा गया है कि उनकी जानिब से जो लोकल गवर्नमेंट की तैनाती का हुक्मनामा दिया गया था वो जाली है और इस सिलसिले में टीएमसी को पाबंद किया गया है
کہ وہ فوری طور پر ان افسر سے تعیناتی کے دوران وصول کی جانے والی تنخواہیں واپس لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف FIR درج کرائیں۔ سید نجم رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کو کامیابی مل گئی، کیا جزوی ہے یا مکمل طور پر ہے؟ مزید کام ہونا باقی ہے کیا اس پہ؟ دیکھیں رضوان صاحب، فنکشنل لیگ کی کاوشوں سے اور سردار عبدالرحیم کی ہدایت ہے کہ خطی سے کہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور پہ کھڑے ہوئے جائے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کے انور جمال صاحب کا جو ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور ان کی انکوائری، اور ہم ابھی آج جو ہے وہ TMC صاحب سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد شروع کیا یا نہیں کیا، تو وہ بھی ہماری ان سے آج ملاقات۔ یہ آپ تو ملاقات کر کے معلوم کریں گے کہ جو محکمہ لوکل گورنمنٹ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ بتائیے کہ کیا اور ایسے افسران بھی موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر موجود ہیں؟ دیکھیں ورکروں کی تو اسکوٹنیاں ہوتی ہیں، افسران کی بھی اسکوٹنیاں ہونی چاہیے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سیکرٹری لوکل بورڈ سے کہتا ہوں کہ فوری طور پہ آرڈر نکالا جائے، ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں، آخر کا یہ جو ہے ٹیکنیکل پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں یا نان ٹیکنیکل آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بھی انکوائری کی جائے۔ تو ہمارے یہ مطالبات ہیں چھوٹے چھوٹے، کیونکہ ورکروں کو جو ہے وہ ان کا حق نہیں مل رہا ان ایسے افسران کی وجہ سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس پہ عمل ہو کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 5 ٹاؤن ہیں ان میں ایسے فیک افسران کی تعداد کتنی ہوگی؟ دیکھیں سر، فیک کے ساتھ ساتھ مین چیز ہوتی ہیں ان کی ڈگریز، وہ ڈگریوں پہ جو ہے آج یہ 17 16 18 گریڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ کہ 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کونسل اور قرارداد پاس کی جاتی ہے اور اس کو فوری طور پہ 18 یا 17 گریڈ دے دیا جاتا ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ افسران کی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان افسران کو بھی چیک کیا جائے کہ وہ اس پوسٹ کے اہل ہیں یا نہیں ہیں، ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں، کیونکہ کئی افسران ایسے ہیں جو کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن اہم پوسٹوں پر تعینات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترقیاں حاصل کی ہیں وہ سندھ حکومت کے محکمہ لوکل گورنمنٹ سے لینے کے بجائے 17 اور 18 گریڈ ٹاؤن کونسلوں سے لے لیے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ جی